अब ये वो स्टेज है जिसके अंदर फूल भी चलेगा, टिंडा भी चलेगा, बिल्कुल। वनस्पतिक विकास भी बिल्कुल। चलेगा। इतनी सारी स्टेज चलेंगी तो इतनी सारी खुराक भी चाहिए पौधों को। आप कुछ नाम बता सकते हैं सर? नहीं, नाम नहीं बताऊंगा जी, इसकी तो रहने दें। हाँ, ठीक। 100 लीटर अब किसान समझदार है, वो समझ जाएंगे। 100 लीटर में आपको 1 किलो लेना है, ठीक। हफ्ते 10 दिन में आपको स्प्रे कर देनी है। तो ये मान के चलिए कि हजारों किसान हैं जिन्होंने पिछले 6-7 साल से केमिकल की स्प्रे करी है। अगर देखो, कीटनाशक के बिना तो खेती संभव है, लेकिन कीटों के बिना नहीं है। जो रस्सों से कीट आते हैं, जो सकिंग पेस्ट आते हैं, वो तो आते ही अच्छे के लिए हैं। आप छोड़िए, सकिंग पेस्ट तो आएंगे ही नहीं। एक स्प्रे भी अगर आप, जो मेरा व्यक्तिगत रूप से अनुभव बता रहा हूँ, अमावस्या जो आती है ना, उससे 1-2 दिन पहले अगर आप उसकी स्प्रे कर देते हो। हमारी कोशिश रही है कि क्वालिटी के ऊपर ध्यान दें, जिससे किसान का जो एक बार स्प्रे कर दे तो 15 दिन चल जाए। फिर सर कहीं कहीं ये भी बताया जाता है जो कपास के अंदर वायरस का कारण है वो व्हाइट फ्लाई के अटैक से बनता है। मान लीजिए गर्मियों में कोई फसल ले रहे हैं, गर्मी ज्यादा, तो ग्लूकोन डी हम भी तो पी लेते हैं, तो वही सेम चीज है, वो पौधे में रहती है तो वो तनाव में कम में रहता है। एक सर मैंने देखा जितने भी किसान भाई कपास की खेती करते हैं उनके खेतों में खरपतवार ऐसे ही पड़ा रहता है। तो ट्रैक्टर आराम से चल पड़ेगा। अब आपका एक पौधा यहाँ पर है, एक यहाँ पर 3.5 पर, तो होगा क्या कि आपने ट्रैक्टर निकाला तो ये जो जड़ें हैं, ये जड़ें भी तो कट रही हैं। कि जो महाराष्ट्र और गुजरात के अंदर जहाँ कपास की खेती की जाती है वहाँ किसान जल्दी अडोप्ट कर रहे हैं नई टेक्नोलॉजी, जैसे ड्रिप इरिगेशन का कंसेप्ट आ रहा है। 60 दिन की कपास है, बढ़िया उसमें फ्लावरिंग स्टेज आई हुई है, बढ़िया इतनी ग्रोथ है उसकी, मतलब इतनी तो अच्छी ग्रोथ है। हाँ जी। जो आपके बाहरी मिट्टी में भी वो ड्रिप से। हाँ, हम पढ़ते थे बोले भाई कपास कहाँ होती है, बोले जहाँ पर काली मिट्टी होती है, काली मिट्टी है महाराष्ट्र में, जो पठार है। हाँ, महाराष्ट्र है खासकर मेन इसका, जो एक तो पौधों की संख्या ज्यादा न रखे। अब आते हैं लगभग 105-100 दिन के ऊपर हमारे टिंडे बनने स्टार्ट हो जाते हैं। बिल्कुल। अब ये वो स्टेज है जिसके अंदर फूल भी चलेगा, टिंडा भी चलेगा, बिल्कुल। वनस्पतिक विकास भी बिल्कुल। चलेगा। इतनी सारी स्टेज चलेंगी तो इतनी सारी खुराक भी चाहिए पौधों को। बिल्कुल। देखो क्या होता है, कोई भी फल का साइज बनना है कि उसको 105-10 दिन पर क्या होता है, वानस्पतिक विकास तो रहता नहीं है, इतना नहीं रहता, और फ्लावरिंग जो होती है वो भी लगभग आ चुकी होती है, थोड़ी बहुत ऊपर ऊपर फूल आपके रहते हैं। ठीक है। तो उस समय जो टिंडे का साइज है वो आपके 4 पोषक तत्वों पर ज्यादा निर्भर रहता है। एक तो आपका मैग्नीशियम, ठीक है, सल्फर, पोटास और नाइट्रोजन। मुख्य ले तो आपका पोटास है, ठीक है, जिसके ऊपर ये निर्भर करता है। तो इसमें आप किसान जो साथी हैं वो ये कर सकते हैं कि पोटेशियम मैग्नीशियम सल्फेट नाम के खाद आते हैं। ओके सर। जिसमें पोटास भी होता है, मैग्नीशियम भी होता है, सल्फर भी होता है। उसमें आप नाइट्रोजन मिला के, चाहे नैनो यूरिया के माध्यम से या वैसे नाइट्रोजन मिला के या यूरिया के माध्यम से आप दे सकते हो। और दूसरा आपका होता है 13-045, जिसको हम पोटेशियम नाइट्रेट बोलते हैं। इसके 2 काम है, एक तो ये फल का साइज बढ़ाएगा, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाएगा, और जो तीसरा काम है, जहां पर अगर मान लीजिए थोड़ा बहुत सूखा नहीं आ गया, ठीक, यानी कि नमी की कमी पड़ गई, लंबा सूखा हो गया, उससे भी आपको बचाता है पौधे को पोटेशियम नाइट्रेट। तो उसकी खुराक क्या लें? पोटेशियम नाइट्रेट की अगर आप खुराक की बात करें, किसी भी अच्छी कंपनी का 100 लीटर में 1 किलो। 1 किलो 13-045। हाँ, 100 अच्छी कंपनी का, जो 3-4 अच्छी कंपनियां हैं जिनका अच्छा वो है, उसमें आप 100 लीटर में 1 किलो। आप कुछ नाम बता सकते हैं सर? नहीं, नाम नहीं बताऊंगा जी, इसकी तो रहने दें। हाँ, 100 लीटर में किसान समझदार है, वो समझ जाएंगे। 100 लीटर में आपको 1 किलो लेना है, हफ्ते 10 दिन में आपको स्प्रे कर देनी है। ओके, आपका टिंडे का जो साइज है वो ओके मिलेगा। आपका जो आपका खिलती है ना कपास, जिसको गल्ला बोलते हैं हमारे यहाँ पर भाषा में, वो बहुत शानदार आएगा। एक सर 0050 भी आता है, वो रहने दीजिए, 0050 उसमें ज्यादा कंफ्यूजन है। 0050 वाणी 13-045 इनफ है जी, इनफ है। हाँ, वो तो बिल्कुल मेच्योरिटी के ऊपर होता है, ज्यादा लंबे समय की आजकल वैरायटी रही नहीं, तो 13-045 से आपकी बात बन जाएगी। उसके साथ अगर आप मिलाना चाहें तो माइक्रो न्यूट्रिएंट मिला सकते हैं। आजकल बहुत सी कंपनियों का माइक्रो न्यूट्रिएंट आते हैं, जिसमें आपका जिंक, आयरन, मैग्नीज को ऊपर ही रहते हैं, ये मिला के स्प्रे। हाँ, स्प्रे कर दे। उसमें आपका एक, अगर अच्छी कंपनी तो 1 ml, थोड़ी हल्की और है तो 1.5 ml की डोज रखी प्रति लीटर, और उसकी आप मान के चलिए 10 ग्राम प्रति लीटर। तो आपका ये फ्रूटिंग का बहुत शानदार फ्रूटिंग रहेगी उसमें। ठीक है सर। हाँ जी। सो थोड़ा थोड़ा हमने सारी क्रॉप स्टेजेस के बारे में जान लिया। हाँ, अब मैं एक सिंपल फिर भी आप शेड्यूल पूछना चाहूँ, स्प्रे शेड्यूल किसान भाइयों को उन्हें एवरेज 10-15 दिन में एक स्प्रे करना होता होगा खुराक। हाँ, 10-15 दिन में इस हिसाब से मैनेज करे कब कौन सा स्प्रे। देखो, आप 35-40 दिन पर आपका 19 वाला हो गया, 20 दिन बाद में आपका 60 से 65 दिन पर आपका, देखो क्रॉप अगर ठीक चल रही है तो, हाँ जी, वो तो अगर हल्की चल रही है तो एक अलग ही बात है। फिर उसमें आप फ्लावरिंग का कीजिए,
फ्लावरिंग में कौन सा न्यूट्रिएंट सही है? देखो फ्लावरिंग के अलग कंपनी, जैसे आप अगर महादन का फ्लावरिंग स्पेशल है, आपका इसका प्रभात का मल्टी सोलफेट आता है, अगर आप एरिज का बात करें तो मेजर सोल कॉटन, वो स्पेशली कॉटन का आता है, फ्लावरिंग के लिए आता है। तो 3-4 कंपनी का अच्छा है, और साथ में मेरिनो लिक्विड मिलाए। मेरिनो लिक्विड की एक मैं खास बात बता देता हूँ, जहां पर उखेड़ा समस्या आते हैं, मेरिनो विल्टिंग डिसीज। हाँ विल्टिंग, जहाँ पर उखेड़ आता है, विल्टिंग का जो है वो आपका 60-70% अगर हर खुराक में मिला रहे हो आप मेरिनो लिक्विड, तो 60-70% आपको विल्टिंग कम हो जाएगी। ऐसा क्यों सर? उसमें 40% सीवीड एक्सट्रैक्ट होता है, तो एक तरह से वो प्रॉपर फूड है। ओके सर। हाँ वो हमने करके देख चुके हैं, वो आपको बिल्कुल व्यक्तिगत रूप से अनुभव से बता रहा हूँ, आपके जो विल्टिंग एकदम से उखेड़ आ जाता है वो बहुत कम आएगा। ठीक है सर। हाँ, और कंपनी को भी आते हैं, जैसे बायोविटा है उसमें 30 आता है, सागरिका में 20 आता है, उसमें 40 आ जाता है, तो इसलिए वो लगभग सेम ही रेट रहते हैं। तो 2 ml डोज रहेगी, अगर वो ना मिले तो बायोविटा ले लेनी, तो सागरिका ले ले। अब ये शायद एक आपके पर्सनल अनुभव की चीज है विल्टिंग पर, जैसे हाँ मेरा व्यक्तिगत रूप से देखो जी, यहाँ पर जो चीजें बताई व्यक्तिगत है, आगे हम बताएंगे कि जो कीट प्रबंधन में हम जहर की स्प्रे नहीं करवाते। क्या बात कर रहे हैं सर? हाँ बिल्कुल, हम बिल्कुल ये मान के चलिए कि हजारों किसान हैं जिन्होंने पिछले 6-7 साल से केमिकल की स्प्रे नहीं करी है। सर कपास की खेती में तो सकिंग पेस्ट तो भर भर के आते हाँ हैं। देखो मैं बिल्कुल, ये मैं इसलिए तो व्यक्तिगत अनुभव है जी, आपको जो मिट्टी नरमा है, सकिंग पेस्ट के लिए तो आपको कोई भी स्प्रे ही नहीं करनी चाहिए। कैसे सर? फिर मतलब किसान जहर की भाई तो केमिकल की तो करनी ही नहीं चाहिए। देखो क्या हुआ, जब अपनी मिट्टी नरमा आई तो जो किसानों की अच्छी पैदावार, उसके साथ साथ उनकी कॉस्टिंग बढ़ गई थी, किसान काम मरे है और उनकी कॉस्टिंग बढ़ गई। भाई केमिकल जो आपके स्प्रे, देखो एक तो खुराक की मारे, फिर केमिकल की भी मारे, तो स्प्रे 10-10, 11-11 होगी। अच्छा। तो उससे क्या हुआ, जो केमिकल की जो आपकी स्प्रे है वो ज्यादा कॉस्टिंग पर आ गई, जबकि कुदरत ने सिस्टम दे रखा है। अगर देखो कीटनाशक के बिना तो खेती संभव है, लेकिन कीटों के बिना नहीं है। ये मैं अपना व्यक्तिगत, जो रस्सों से कीट आते हैं, जो सकिंग पेस्ट आते हैं, वो तो आते ही अच्छे के लिए हैं। अगर ये ना आए तो कपास ले जाए हाइट बहुत ज्यादा, फ्लावरिंग कैसे उठाएगी? नाइट्रोजन का लेवल बहुत ज्यादा होता है, सकिंग पेस्ट आएंगे नहीं, आप मार रहे हो स्प्रे दबा दब, तो वो तो हाइट ही ली जाएगी, पौधा तनाव में आएगा वो अलग से। अच्छा, मीन्स कीट भी जरूरी हैं अगर हाइट को नियंत्रण में रखना हाँ है। बिल्कुल, अगर देखिए आप देखिए कोई भी आता है, मान लीजिए नॉर्मली अरे तिल्ला आता है, अरे तिल्ला तो बहुत कम नुकसान करता है, बस साइड से पीड़े हो जाएंगे आपके। तो फिर वो फोटोसिंथेसिस में सर नहीं हाँ मैं वही आपको बता रहा हूँ, उसके ऊपर आएंगे। अगर आप कि कोई भी एक नीम ऑयल ले ले, नीम ऑयल के साथ करंज वगैरह मिला होता है, 2-3 कंपनियों का हमने पिछली बार किया था ट्रायल, जिसके बहुत शानदार रिजल्ट आए। आप छोड़िए सकिंग पेस्ट तो आएंगे ही नहीं। एक स्प्रे भी अगर आप, जो मेरा व्यक्तिगत रूप से अनुभव बता रहा हूँ, अमावस्या जो आती है ना, उससे 1-2 दिन पहले अगर आप उसकी स्प्रे कर देते हो, अमावस्या का क्या कंसेप्ट है फिर? वो प्रजनन क्षमता ज्यादा होती है उस समय कीटों की। बिल्कुल। अच्छा, अमावस्या से 1-2 दिन पहले अगर आप ऑयल का स्प्रे कर। हाँ नीम ऑयल का आप स्प्रे कर दीजिए, और वो भी कब है, जैसे मान लीजिए हमने अगर पिछली बार की बात करें तो हमने जुलाई लास्ट से भी करवाया था। ये सकिंग पेस्ट तो आता ही नहीं, भूल जाइए आप। सर ये नीम ऑयल कहीं कंपनी का 300 ppm में आता है, कहीं 300 ppm काम नहीं 1500 ppm आता है। 300 ppm नहीं, आप अगर अच्छी कंपनी, देखो अच्छी कंपनी इसलिए कहते हैं कि वहाँ की जो उसकी क्वालिटी होती है ना, हमारी कोशिश रही है कि क्वालिटी के ऊपर ध्यान दें, जिससे किसान का जो एक बार स्प्रे कर दे तो 15 दिन चल जाए, चाहे कोई भी हो, चाहे आपका किसी भी प्रकार, चाहे आपकी खुराक की स्प्रे करो, चाहे आप नीम ऑयल करो, चाहे कुछ भी करो, क्वालिटी इसलिए महत्वपूर्ण है कि अगर आप एक बार स्प्रे कर देते हो तो लंबे समय तक उसका काम करती रहती है वो स्प्रे। तो वो हमने करवाया था अमावस्या के। सकिंग पेस्ट तो आप बिल्कुल भूल ही जाइए। तो सर कितने ppm का यूज करना चाहिए? 10,000 ppm, और उसमें करंज वगैरह मिला हो तो और भी बढ़िया था। हमने करवाया था बहुत बड़े क्षेत्र में। 10,000 ppm की डोज कितनी रखनी? 1 ml सिर्फ। 1 ml प्रति हाँ लीटर। 2 माह स्प्रे कर दीजिए, 4-5 खुराक के स्प्रे कर दीजिए, आप ये मानिए कि बेटी नरमा आपको ज्यादा दिक्कत देगी। अच्छा, मीन्स आप क्या आगे जो खर्चा किसान पहले दवाइयों की तरफ करता हाँ। था, उसकी जगह खुराक पे कर लो और एक नीम तेल का स्प्रे हाँ कर लो। बिल्कुल, अगर 2 नीम स्प्रे अगर आप करते हो अमावस्या के आसपास तो बहुत है। देखो अब गुलाबी सुंडी जो है वो तो हमसे अभी इतनी कंट्रोल नहीं हो पाई, उसके ऊपर हम कर रहे हैं कि देखो अगर आप केमिकल पर ज्यादा जाओगे ना तो आप अपने जो मित्र कीट हैं उनको मार दोगे, जो एक्चुअल में कंट्रोल करते हैं, पौधों को तनाव में ले आओगे, किसान का खर्चा बढ़ जाएगा। सही बात है सर। तो सारी चीजें नेगेटिव हुई इसमें। तो व्यक्तिगत रूप से मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ, बिट्टी नरमा में देखो, और फसलों में भी हम कर रहे हैं, कितने क्या ट्रायल वो कामयाब रहते हैं, लेकिन बिट्टी नरमा में जहर की कोई आवश्यकता नहीं है। सकिंग पेस्ट तो आपका ये मतलब मान के चलो, अगर सकिंग पेस्ट के लिए आप जहर की स्प्रे कर रहे हो ना, तो आप अपने पाव पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं किसान।
10,000 ppm अमावस्या के पास मारो, 2 अमावस्या आती है 1 महीने के दौरान, उस समय मारो, मान लीजिए जुलाई लास्ट में आएगी, ये अगस्त लास्ट में, तो आपका ओके का। फिर सर कहीं कहीं ये भी बताया जाता है कि जब जो कपास के अंदर वायरस का कारण है वो व्हाइट फ्लाई के अटैक से बनता है। नहीं, अब वायरस बहुत कम आता है, नहीं आता सर? अब बहुत कम रहे, ये पहले आता था लीफ कलर वायरस, अब बहुत कम। ठीक है। जो व्हाइट फ्लाई की अगर आपने अब चर्चा करती, मुख्य रूप से व्हाइट फ्लाई का अगर मेरे को याद है तो 2015-16 में तो सिरसा जो अपनी कॉटन बेल्ट थी वो बिल्कुल साफ हो गई थी व्हाइट फ्लाई के अटैक से। क्योंकि सबसे ज्यादा दवाइयाँ कपास में व्हाइट फ्लाई के ऊपर बिकती। हाँ, वहां पर बहुत सारी दवाइयां बिकी और वो व्हाइट फ्लाई के ऊपर सरकार ने बहुत सारे कैंपेन चलाई। हाँ जी। और जबकि मैं कहता हूँ व्हाइट फ्लाई कुछ कहती ही नहीं थी, और हमने उस दौरान तो भी थोड़ा बहुत क्षेत्र ऐसा था, हमने स्टार्टिंग ही की थी, थोड़ा बहुत क्षेत्र था जहाँ पर हमने स्प्रे नहीं करवाई थी, तो वहाँ ओके था। जिन किसान साथियों ने ये बैम पाल लिया, अब तो चलो बहुत सारा बैम निकल गया, हमारे किसान साथी बहुत समझदार हो रहे हैं, नहीं तो एक समय दौर था कि आप बहुत ज्यादा जहर की स्प्रे होती थी, अब व्हाइट फ्लाई वगैरह ये कुछ भी नहीं थी। व्हाइट फ्लाई क्या है कि अगर आपने स्प्रे मार दी जहर की तो वो तो इतनी खतरनाक है, एक तो लाइफ साइकिल कम कर लेगी अपनी, सपोज कीजिए उसकी लाइफ साइकिल 28 दिन की, एक हफ्ता कम कर लिया उन्होंने, ठीक 21 दिन की आएगी, और अपने ऊपर खतरा मान के वो और अंडे देगी। अगर वो अब 100 अंडे दे रही है ना, तो आपने जहर की स्प्रे मारी, उसके 300 अंडे हो गए। अच्छा सर, 100 अंडे की जगह वो 300 अंडे देगी, लाइफ साइकिल के मूल्य पैसे कैसे कंट्रोल करोगे आप? और एक और गारंटी देता हूँ मैं आपको, अगर आपने जहर की स्प्रे मारी तो व्हाइट फ्लाई कंट्रोल नहीं होगी, बढ़ेगी और ज्यादा बढ़ेगी, और आपके नीचे से काले पत्ते हो जाएंगे। और ये सिचुएशन देखिए जहाँ पर मतलब अब तो काफी समय हो गया, अब तो इतना अटैक नहीं देखते क्योंकि जहर की स्प्रे कम कर दी किसान ऑटोमेटिकली। अगर जहाँ ज्यादा स्प्रे लगे हैं जहर के, तो उसमें क्या होता है, आपके नीचे से पत्ते काले हो जाते हैं। रस्ट पकड़ने भी देखा मैंने, अगर आप खेत में से निकलो पूरा काला वो आपका हो जाएगा। अच्छा सर, खर्चा बढ़ा, आपने जो एनवायरनमेंट है उसमें जहर ज्यादा डाला। बिल्कुल सर। हाँ, और फिर फायदा कुछ है नहीं, तो उसको अपने छोड़ दो, कोई कुछ भी नहीं करेगी। जो वायरस होता है और जो एक ये किसान भाई बताते हैं मोर पंजा की शिकायत आती है, दोनों सेम चीजें हैं? ना लीफ कलर वायरस तो अलग होता है, उसमें तो आपकी जो नसें हैं वो उभर जाती है नीचे से। ठीक है। और मोर पंजा तो एक तरह से आपका मोर के पंजे की तरह हो जाता है, वो मेनली होता है हर्बिसाइड 2,4-D के उससे। कई बार किसान साथी कहते हैं कि जी हमारे यहाँ तो किसी ने 2,4-D का स्प्रे नहीं किया, लेकिन उसका ये नहीं है कि आपके यहीं पर हुआ वो हो सकता है 2 किलोमीटर दूर हुआ। वो क्या करते हैं, मान लीजिए वो हवा चल रही है, हाँ जी, तो वो किसी ने स्प्रे किया 2,4-D, या फिर वो जो शीशी है वो खाली रहेगी, खुली रहेगी मान लीजिए, तो वो क्या है पार्टिकल ऊपर उठेंगी, जहां पर वो चलते रहेंगी, जहां पर हवा कम रही या कैसे भी वो नीचे आएंगी, तो जहां पर जिस पौधे के या जिस पत्ते के अंदर वो चले गए तो वहां पर मोर पंजा आ जाता है। ठीक है। ये डिसऑर्डर है, कोई बीमारी नहीं है, और इसका कोई प्रॉपर ये कहें कि हम किसान साथी कहीं जाए कि भाई इसकी कोई दवाई है, तो दवाई कुछ है नहीं। उसमें आप ये कर सकते हो कि आप मोर पंजा जहाँ उन पत्तियों को तोड़ दो, जिससे क्या है कि आपकी नई ब्रांचेस शुरू हो जाती है। देखो भी हमने बताया कुदरत का नियम, अगर आप ऊपर कहीं से भी तोड़ते हो तो साइड में ब्रांचेस निकल आते हैं। हाँ जी, ब्रांचेस स्टार्ट, तो आपके साइड में ब्रांचेस निकल आएंगी और वहां पर एक खुराक की स्प्रे मार दो, कोई दिक्कत नहीं। कुछ लोग इसके लिए ग्लूकोन डी वगैरह के हाँ, ग्लूकोन डी में भी एक खुराक ही तो होती है, वो आपका तनाव कम करता है ग्लूकोन डी। ठीक है। हाँ, मान लीजिए गर्मियों में कोई फसल ले रहे हैं, गर्मी ज्यादा, तो ग्लूकोन डी हम भी तो पी लेते हैं, तो वो सेम चीज है, वो पौधे में रहती है, तो वो तनाव में कम में रहता है। एक सर मैंने देखा जितने भी किसान भाई कपास की खेती करते हैं उनके खेतों में खरपतवार ऐसे ही पड़ा रहता है। खरपतवार का तो जी देखो आजकल बहुत सारे केमिकल वो आ गए, केमिकल कंट्रोल भी आ गए, और वैसे भी जो किसान है देखो अब कसोला वगैरह तो कम रह गए, लेकिन फिर भी निकालते हैं, वो आप हलवा कर देते हो। प्रोडक्शन पर तो असर आता होगा सर उसका? किसका आता है, लेकिन उसकी तो कंट्रोल कर लेता है किसान, कोई बड़ी बात नहीं। वो खरपतवार एक ऐसा मामला है, वो किसान अपने आप कंट्रोल कर लेता है, वो रहने नहीं देता। ठीक, वो आप हलवा कर देगा, फिर वो कसौले से जो बच जाएगी उसको निकालते हैं। हाँ, इसमें एक बात है, आप ज्यादा ट्रैक्टर मत चलाएं। ओके सर। देखिए अगर आपकी फसल है 50-60 दिन की, जो खुराक देनी है ना आपको, बीटिंग रमा में अगर बात करें 60 दिन के बाद आप नीचे से खुराक मत दीजिए। ओके सर, मतलब स्प्रे से देनी है? हाँ, फिर उसके बाद स्प्रे से दीजिए, क्योंकि क्या है कि अगर आपने नीचे से अगर बार बार में चलाओगे ना, तो अब अपना गैप जैसे बताया हमने, अगर हम नॉर्थ इंडिया की बात करें पर्टिकुलर, साउथ उसको छोड़ दीजिए, महाराष्ट्र वगैरह को, वहां तो गैप ज्यादा होता है, तो वहाँ ट्रैक्टर आराम से चल पड़ेगा। अब आपका एक पौधा यहाँ पर है, एक यहाँ पर 3.5 पर, तो होगा क्या कि आपने ट्रैक्टर निकाला, तो ये जो जड़ें हैं ये जड़ें भी तो कट रही है। तो आपने देखा हुआ जब आपका जो हलवा करते हैं आपने वो निकाला, तो उसके बाद क्या होता है कि पौधा मुरझा जाता है, क्योंकि उसकी जड़ें कट जाती हैं। हाँ, फिर वो बाकी एनर्जी उसकी जड़ें बनाने में हाँ, आएगी। बिल्कुल, वो जड़ें कट जाती हैं तो वो खुराक कहाँ से लेगा,
और शायद इसका फूल झड़ने में भी असर आ सकता है सर। अब भाई जड़ें कट की जहाँ से देखो, आपको बताया कि जो साइड की जो जड़ें होती है ना, वो आपकी खुराक लेते हैं, जो मेन जड़ होती है वो पानी लेती है, हाँ जी, तो वो जड़ी कट गई तो आप खुराक कहाँ से ले। बिल्कुल सर। हाँ, तो ये है कि ज्यादा उसको ये ना करे कि भाई आपको उसको पूरा का पूरा वो निकालना है, तो उससे क्या है कि 3.5 का गैप होता है, तो उस जड़ भी कट जाती है। 60 दिन के बाद आप फिर उस पर गई सर मैं एक पढ़ रहा था कहीं पे कि जो महाराष्ट्र और गुजरात के अंदर जहाँ कपास की खेती की जाती है, वहाँ किसान जल्दी अडोप्ट कर रहे हैं नई टेक्नोलॉजी, जैसे ड्रिप इरिगेशन का कंसेप्ट हाँ। आ रहा है। मतलब जो चौड़े बेड होते हैं, 2.5 फीट चौड़ा बेड के ऊपर कपास की खेती हो रही है, मल्चिंग वगैरह लगा के। लेकिन नॉर्थ इंडिया में बात करें, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, आज भी यहाँ पुरानी विधि से खुले में बिल्कुल जी, अगर आपको ना बहुत बढ़िया प्रोडक्शन लेनी है गिट्टी नरमा की, तो आप ड्रिप पर जाओगे। ठीक है सर। देखो हमारे अगर दक्षिणी हरियाणा ले, जहाँ पर बालू रेत हल्की मिट्टी है, वहां पर अगर कामयाबी है ना, मैं आपको क्षेत्र दिखाऊंगा, वहां पर आपके जो भारी मिट्टी है, अच्छी मिट्टी है, उससे भी अच्छी अभी फिलहाल कंडीशन है उस कपास की। 60 दिन की कपास है, बढ़िया उसमें फ्लावरिंग स्टेज आई हुई है, बढ़िया इतनी ग्रोथ है उसकी, मतलब इतनी नहीं तो अच्छी ग्रोथ है। हाँ जी, जो आपकी भारी मिट्टी में भी वो ड्रिप से। हाँ, क्योंकि जैसे आपने बताया कपास में सारा खेल है खुराक का, पूरा वो ड्रिप के माध्यम से आप आसानी से दे सकते हो। खुले में खेती करेगा तो बस स्प्रे से दे सकते हैं, वो रिक्वायरमेंट पूरी होगी बिल्कुल। नहीं। देखो ड्रिप से आपके 2-3 फायदे हैं जी। ड्रिप का देखो, अगर हमारे यहाँ पर करें, जो दक्षिणी हरियाणा है, तो ड्रिप में अगर कोई किसान खेती कर रहा है, बहुत सारे बेनिफिट है, खुराक दे सकते हो, और जब गर्मी पड़ती है तो आपको नमी बना सकते हो, नमी भी बना सकते हैं, और जो बीच वाला जो अगर आपका एरिया है वहां पर खरपतवार नहीं होगी। हाँ बिल्कुल सही बात। खरपतवार नहीं होगी तो जमीन से आपका वो पोषक तत्व नहीं लेगी खरपतवार। बिल्कुल सर। जो पोषक तत्व हैं वो सिर्फ मेन फसल को मिलेंगे, और हर पानी के साथ खाद जाएगी। हाँ, हर पानी के साथ खाद जा सकती है। हाँ जी। तो हो सकता है थोड़ा खर्चा ज्यादा हो ड्रिप में। खर्चा क्या है कि आप खुराक ज्यादा दोगे तो खर्चा ज्यादा हुआ, लेकिन उसकी जो प्रोडक्शन है, पिछली बार भी ये मान के चलिए कि हमारे यहाँ सारी फैली थी, जो ड्रिप के माध्यम से जिन्होंने अच्छी मेहनत कर रखी थी, उनके 22-23 मन यानी कि 8 से 10 क्विंटल पैदावार थी। और वो जब खराब वेदर था, हाँ बिल्कुल ही खराब था, बिल्कुल हमारे यहाँ पर 10-10 मन यानी कि 4 क्विंटल पर रहेगी। मतलब कि अगर किसान सही वैज्ञानिक तरीके से खेती करता है, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, तो ड्रिप के माध्यम से 20 क्विंटल तक भी हम जा सकते हैं। हाँ 20 क्विंटल तो देखो वो एक थोड़ा है भाई कि वहां तक गए हैं, लेकिन नॉर्मली अगर किसान करे तो अपने 12 क्विंटल तो ले सकता है जी ड्रिप के माध्यम से, 12 से 14 क्विंटल। 12 क्विंटल पकड़ लो आप, 12 क्विंटल अगर किसान की हो जाती है तो बल्ले बल्ले जी। उसके लिए एक वन टाइम इन्वेस्टमेंट उसको करनी होगी। ना वो इन्वेस्टमेंट भी है, वो तो उसके उसी साल पूरी हो जाती है। और फिर क्या है कि अगर हम उसकी गैप की बात करें, अगर कोई किसान साथी ड्रिप के माध्यम से कर रहा है या आगे करेगा, तो 5x2 फीट का गैप, 5x2 फीट का, उसमें वही बात आ गई कि इसमें लगभग अपने जो 1 एकड़ का एरिया होता है 43,560 स्क्वायर फीट, और 5x2 पर करेंगे तो उसको आप 10 से डिवाइड कर दीजिए भाई, 5x2 10 हो गया, तो वो आपका लगभग 4,500 के आसपास पैकेट में वो एक ही थैली लगनी। और 4,500 हो गया, और ड्रिप पे लगाएंगे तो लगभग कितने टिंडे सेट हो जाएंगे सर? हो जाते हैं 100 टिंडे, तो 100 टिंडे। हाँ 100 टिंडे के लगभग। और वजन भी शायद ज्यादा रहेगा। ज्यादा रहेगा बिल्कुल। पहले 4 ग्राम था, वो भी शायद 5 ग्राम हो गए। यहाँ पर एक एरिया है और उसमें एक गाँव है जो 90% ड्रिप से है, और उन्होंने रिकॉर्ड बनाए 16 क्विंटल की। कहाँ से? ये है बैल के पास है, सिरसी गाँव। ठीक है सर। बैल जो क्षेत्र है, बैल लुआरू, वहां पर सिरसी गाँव है, वहाँ 15-16 क्विंटल के उन्होंने रिकॉर्ड बनाए। सर रेट क्या रहता है सर कपास का? कपास का भी तो 7-8 हजार रुपए है। उस समय उन्होंने रिकॉर्ड 2016 की, मेरे को एग्जैक्टली याद है। ठीक है। 15-16 क्विंटल प्रति एकड़ उन्होंने कपास निकाली थी, और 6,000 रुपये प्रति एकड़ का रेट, वो प्रति क्विंटल का रेट था। ठीक है सर। उस समय उन्होंने यानी मान के चलो 80-90 हजार रुपये का 1 एकड़ गया था सर। हाँ, तो वो है कि ड्रिप के माध्यम से तो जो हल्की मिट्टी है ना, उन किसानों को अगर मिट्टी नरमा लेनी है वो तो ड्रिप के माध्यम से ही जाएगी। वैसे सर देखा जाए, कपास जो बताई जाती है एक भारी मिट्टी की फसल है। हाँ, हम पढ़ते थे बोले भाई कपास कहाँ होती है, बोले जहाँ पर काली मिट्टी होती है। काली मिट्टी महाराष्ट्र में जो पठार है। हाँ महाराष्ट्र है, खासकर मेन इसका जो है गुजरात है, वहाँ पर काली मिट्टी होती है। ठीक है। वो क्योंकि उसको खुराक चाहिए बहुत ज्यादा। भाई आपका देखो गेहूं है, गेहूं तो चलो कोई बात नहीं, कहीं 60 मन हो रहे हैं, यानी कि मान लीजिए 60 मन हो रहे हैं, 24 क्विंटल हो रहे हैं, तो वहां पर 20 क्विंटल हो जाएंगे। ठीक 16। लेकिन कपास का तो बड़ा टेढ़ा काम है, वहां पर 10 मन रह जाएंगे, वो तो 4 क्विंटल पर ही रह जाएगी हल्की मिट्टी में। सही बात है। अगर हल्की मिट्टी में क्योंकि खुराक चाहिए उसको जबरदस्त, और वहां खुराक की पूर्ति वो कर देती मिट्टी, इसलिए वहां पर ज्यादा है। ठीक है सर, तो काफी बातें सीखी सर। एक आखिरी मैसेज किसान भाइयों को क्या देना चाहेंगे कि कपास की खेती में किन बातों का
सबसे देखो, ज्यादा अगर रोल रहेगा प्रोडक्शन पर। इसकी अगर थोड़ी सी बातें अगर हम करें तो एक तो पौधों की संख्या ज्यादा ना रखें, ठीक है जी। प्रॉपर मैनेजमेंट होना चाहिए आपका, पोषक तत्व होगा, ठीक। वो हमने थोड़ी बहुत लगभग डिस्कस कर ली है। पोषक तत्व इसको चाहिए, आखिरी में इसको चाहिए 13-045 की स्प्रे या फिर पोटेशियम मैग्नीशियम सल्फेट की स्प्रे। और जो स्प्रे का जो पानी है वो आप 100 लीटर से ज्यादा ना लें। अच्छा, या पानी का भी रोल हाँ, रहता है। बिल्कुल। देखो क्या होता है, जो 100 दिन की फसल होगी तो जो नीचे वाली पत्तियां है ना, उनका इतना रोल रहता नहीं। ठीक। जो सारा रोल रहता है ऊपर वाली पत्तियों का 70-80%। तो आपको स्प्रे करनी है 100-125 लीटर आप पानी लीजिए और ऊपर से आप स्प्रे कीजिए। नीचे वाली पत्तियों तक आपको पूरी नहलाने की जरूरत नहीं फसल को। ठीक है जी। हाँ, तो बस उससे क्या है, खर्चा बच जाएगा किसान का। आपने स्टार्टिंग में कहा था कि मेरे को बाद में याद दिला देना, यूरिया की डोज वगैरह कितनी? हाँ, यूरिया का एक बड़ा, अब तो चलो थोड़ा बहुत किसानों को पता चल गया, यूरिया का बड़ा वो रहता है जी, यूरिया कब डाल दे कपास में खासकर। देखो, हमने पहले डिस्कस किया था कि फ्लावर ड्रॉपिंग होती है, फूल गिरते हैं, तो हमें उसमें नाइट्रोजन का लेवल कम करना है, हमने ये कहा था। तो इसमें एक काम है कि आपकी जो मानसून आने से पहले आप यूरिया दीजिए, ठीक है। या फिर आप फ्रूटिंग स्टेज पर यूरिया दीजिए। जो बीच के 35-40 दिन हैं, अगर हम नॉर्थ इंडिया की बात करें, जुलाई से लेके अगर आप प्रथम सप्ताह या 10 तारीख तक करें, 10 अगस्त तक, उस समय तक आप यूरिया मत दें। उसके तो बहुत ज्यादा नुकसान है, मतलब जुलाई में यूरिया बिल्कुल बंद कर देना। बिल्कुल बंद। ठीक है। तो और ये लगभग 30-35 दिन हाँ, तक। हाँ, बिल्कुल। आप ये मान लीजिए 1 जुलाई से लेके 10 अगस्त, 7 अगस्त, वो तो देखो मौसम का हमें भी नहीं पता रहता है, लेकिन ये मोटा मोटे 35-40 दिन ऐसे होते हैं जहाँ पर आपको यूरिया बिल्कुल नहीं देंगे। ठीक है सर। क्योंकि ये देखो, एक तो फ्लावर ड्रॉपिंग होगी, पत्तों में रस ज्यादा बनेगा तो रसों से कीट आएंगे और ज्यादा, हद से ज्यादा। जो पौधा कंट्रोल नहीं कर सकता, वो बुला तो सकता है, वो गंद करके भाई गंद भेज देगा कि मेरे पास रस ज्यादा है, लेकिन उसको बेचारे के पास वो तो थोड़ी है कि वो उल्टा भेज देगा उनको। तो आपको बिल्कुल भी उस समय आपको यूरिया नहीं देनी। कीट ज्यादा आएंगे, बीमारी ज्यादा आएगी, हाइट ज्यादा लेगा, फ्लोर ड्रॉपिंग होगी, तो यूरिया ये जो 35 दिन का आसपास का समय होता है उस समय बिल्कुल भी ना दे। फिर आप फ्रूटिंग स्टेज आती है, जब आपका 110 दिन का जब समय होता है, 105-10 जो भी वैरायटी आप ले रहे हो, उस समय आप यूरिया दे सकते हो। कितना डालना होता है सर? यूरिया आप उस समय आधा कट्टा डाल दे, ठीक है सर। बहुत है, आधा कट्टा आपका जो यूरिया डाल दोगे ना, वो काफी रहता है। तो सर अभी आप फार्म वगैरह पे विजिट कर रहे हैं, फिलहाल की अगर बात की जाए तो क्या प्रॉब्लम्स आपको देखने को अभी मिल तो कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। रही? प्रॉब्लम तो क्या है कि असल में तो खेती को ना, या कोई भी फसल आप ले रहे हो, उसका स्वभाव देख लो। अब हमने लगभग डिटेल में किया है, फिर भी कुछ चीजें रहती हैं, फिर देखेंगे। अब कपास का मेरे को या जो किसान साथी को पता चल गया भाई इसका ये स्वभाव, इसको इस समय ये चाहिए, इसमें ये बीमारी आ सकती है, तो उसका एडवांस में उसका कंट्रोल करें। और जैसे आपने बताया था 2 से 3 उंगली से हाँ, वो अपना पता check चल जाएगा भाई, वो फसल असल में खुद ही बता देगी कि मेरी कैसी ग्रोथ है। अगर हाइट जा रही है तो नाइट्रोजन कम करना पड़ेगा। हाँ, नाइट्रोजन कम करना पड़ेगा या फिर ऊपर से तोड़ना पड़ेगा आपको। अच्छा, मतलब ऊपर से ही तोड़ना पड़ेगा अगर हद से ज्यादा हाइट जा रही है तो। फिर सर अगर 1 एकड़ में 7 से 8 हजार आप बता रहे हैं 2 पैकेट लगाते हैं, तो तोड़ने में तो लेबर ज्यादा नहीं लगती? देखो, पता है क्या है कि अगर आपको स्टार्टिंग में ही पता चल गया कि हाइट ज्यादा है, तो आप स्टार्टिंग में ही कर लेंगे उसका। अगर देखो मैं बताऊँ, अगर हाइट ज्यादा फिर भी रहे, चलो ये आपने उठा लिया, तो 1261 एक एनपी क्या आता है, 1261। हाँ, ठीक है। अगर आपको ये स्टार्टिंग में पता चल जाए कि आपकी हाइट ज्यादा है, क्योंकि हल्की मिट्टी और यहाँ पर हाइट इतनी समस्या नहीं है, फिर भी कहीं हाइट की समस्या आती है ज्यादा की, तो उसमें आप 1261 की स्प्रे करें। जो 1261 जो स्प्रे होता है एनपीके, वो आपका जो नोड का साइज होता है ना, उसको कम कर देता है। पर सर इसमें तो ऑलरेडी 12% नाइट्रोजन है। नहीं, ये बड़ा है, इसका फॉर्मुलेशन इस प्रकार से है कि ये आपका नोड का साइज घटाते हैं, शायद फोस्फोरस ज्यादा है, फॉस्फोरस ज्यादा रूट इसका पे ज्यादा काम हाँ, करेगा। बिल्कुल। ये इसका फॉर्मुलेशन इस प्रकार से है कि आपका नोड का साइज घटा देता है, क्योंकि हर एक जो एनपीके बनाए, चाहे 1900 1261 तो 052 34 13 045 का अलग अलग कार्य है, तो 1261 का यहाँ पर कार्य है कि वो नोड का साइज घटा दिया। या नहीं है, किसी भी फसल में आप कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो कि अगर जहाँ हाइट ज्यादा ले रहे हैं तो 1261 की स्प्रे करें। ठीक है सर। तो सर काफी नई बातें आपसे सीखने को मिली। बिल्कुल जी, बिल्कुल। आपसे आगे भी मिलते रहेंगे। ना बिल्कुल। तो धन्यवाद सर, आज के लिए अपना इंपॉर्टेंट समय दिया। बहुत बहुत आपने। धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू। ठीक है किसान भाइयों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम लगातार आपके लिए वीडियोस बना रहे हैं, हमें भी थोड़ा मोटिवेट करें। तो जय हिंद किसान भाइयों, जय जवान जय किसान।